सबसे पहले तो आप लोगों का अतुल कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में लेसन 2 जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, यह लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में वैद्युत फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में बताएंगे और उसके अलावा गॉस की प्रमेय क्या है इसके बारे में बताना रहेगा। इसके बारे में आप लोग समझेंगे, तो ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए, वैद्युत फ्लक्स अगर आपको समझना है तो इसके लिए हमने बताया था कि कोई भी आवेशित कण है, कोई भी अगर आवेशित कण है तो उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है जहां पर काल्पनिक वैद्युत बल रेखाएं खींची जाती हैं। अगर बल रेखाएं पास पास होती हैं तो माना जाता है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वह प्रबल होता है। अगर बल रेखाएं दूर दूर हैं तो यह माना जाता है कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, दुर्बल है, या वहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता है वह कम है, इसी तरह माना जाता है। तो यहां पर क्या रहेगा, कोई वैद्युत क्षेत्र आप बना लीजिए। अगर वह असमान वैद्युत क्षेत्र आप बनाना चाहते हैं तो असमान भी इस तरह बना सकते हैं। यह देखिए, असमान वैद्युत क्षेत्र हम बना रहे हैं, यह असमान वैद्युत क्षेत्र है। यह देखिए असमान वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा तीर की दिशा हमने इंगित किया है। असमान इसलिए किए क्योंकि यहां पर देखिए बल रेखाएं पास पास है, लेकिन इधर जाएगा तो यह बल रेखाएं क्या है, दूर दूर है। तो यहां पर बताया गया वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा इसी तरह देंगे कि अगर यहां पर कोई काल्पनिक पृष्ठ रखा जाए, चाहे वह खुला पृष्ठ हो चाहे बंद पृष्ठ हो, चाहे पृष्ठ खुला हो चाहे बंद हो, अगर इसके अंतर्गत रखा जाता है, मान लीजिए एक पृष्ठ हम ले रहे हैं, एक पृष्ठ है जो कि खुला पृष्ठ है, बंद पृष्ठ नहीं है। अगर खुला पृष्ठ इसके अंतर्गत रखा जाता है तो आप देखिएगा कि इससे बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होती है वही कहलाता है क्या, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अगर देखिएगा इधर बढ़ाएगा तो हो सकता है यही पृष्ठ जब इधर आएगा तो हो सकता है चारों बल रेखाएं जो हम फिगर बनाए उसके हिसाब से चारों बल रेखाएं हो सकता है गुजर सकती हैं, चारों बल रेखाएं गुजर सकती हैं। तो यहां पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता अधिक होने की वजह से वैद्युत फ्लक्स भी अधिक आएगा और यहां पर वैद्युत फ्लक्स क्या है, कम है। इसी तरह और दूर जाएगा तो हो सकता है और कम हो जाए। तो इसी तरह इसकी परिभाषा दी जाती है। तो समझ में आ गया होगा सबको। तो चलिए परिभाषा लिखना स्टार्ट करिए। वैद्युत फ्लक्स हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। वैद्युत फ्लक्स ब्रैकेट में लिखेगा, देखिए डिनोट करते हैं फाई ई से, इसको डिनोट करते हैं, फाई ई कहते हैं। हो चुका है सबका, फाई ई कहते हैं। अब यह फिगर बना लीजिए सब लोग, फिगर बना लीजिएगा, दाहिने साइड में फिगर बनाइए। ये अभी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर वैद्युत फ्लक्स देखा जाए जिसको आप फाई ई से डिनोट किए हैं, यह अदिश है कि सदिश है, इससे संबंधित क्वेश्चन किया जाए तो आप बताएंगे यह क्या है, अदिश है। तो नीचे लिख लीजिएगा
वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। तो अदिश रहेगा तो समझी गए, इसमें परिमाण का निकालना रहेगा, दिशा से कोई मतलब रहेगा नहीं। अब आता है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, आपको हमने बता दिया वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, यह भी समझ में आया, और इसके अलावा बता दिया कि वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, यह भी क्लियर हो गया। इसके बाद आता है कि जो वैद्युत फ्लक्स है वह कैसे निकाला जाएगा। किसी भी स्थान पर, मान लीजिए यही स्थान है जहां पर यह पृष्ठ रखा गया है, इस स्थान पर वैद्युत फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा, इसकी गणना कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या कहते हैं, इसी पृष्ठ पर एक छोटा सा एरिया यानी क्षेत्रफल अवयव, जिसको बोलते हैं क्षेत्रफल अवयव, यहां पर जो है क्षेत्रफल अवयव एक ले लेते हैं जिसका परिमाण dA रहेगा। क्या रहेगा, हमने कहा कि जो काल्पनिक पृष्ठ है, चाहे वह बंद पृष्ठ रहेगा चाहे खुला पृष्ठ रहेगा, हमने बताया कि इंटीग्रेशन में क्या अंतर करना है, इसके बारे में क्लियर बताया है। तो अभी फिर बता रहे हैं हम एक बार, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस एरिया में एक छोटी सी एरिया जिसका मान बहुत कम है, वह dA ले रहे हैं। dA पर आपको बता दें कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर देखा जाए तो यही देखिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वेक्टर E से, जिसको दिखाते थे, किससे दिखाते थे, वेक्टर E। बताए वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है ना, तो वेक्टर E की दिशा देखिए, जो तीर की दिशा है वही जो है इस क्षेत्रफल पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। और इस क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल वेक्टर बताए थे, क्षेत्रफल वेक्टर का मतलब उसके लंबवत वेक्टर रहेगा। तो बताइए, आप समझिए इसको, अगर पृष्ठ आप इस तरह रखे हैं तो इसका क्षेत्रफल अवयव बताइए लंबवत जाएगा कि नहीं। इसका क्षेत्रफल अवयव अगर पृष्ठ इस तरह है या इस तरह मोड़कर आप रख रहे हैं तो जो क्षेत्रफल अवयव आएगा वह इसके लंबवत जाएगा। तो लंबवत का मतलब फिगर में हमें लगता है कि लंबवत यही बना दिया जाए, लंबवत यही होगा। यह क्या रहेगा बताइए, dA रहेगा। यह क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर है। क्षेत्रफल हमने कहा कि वैसे देखा जाए तो क्षेत्रफल अदिश राशि है, लेकिन किसी भी क्षेत्रफल को अगर क्षेत्रफल या क्षेत्रफल वेक्टर दिखाना होता है तो वह एरिया रहेगी, यानी यह क्षेत्रफल रहेगा, और इसके लंबवत जो लाइन ऊपर की तरफ जाएगी वह जो है क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा को इंगित करेगी, और यह क्षेत्रफल नीचे वाला उसके परिमाण को दिखाएगा। यह तो क्लियर हो गया था। उसी तरह देखिए यहां पर भी बना दिए। बताइए E और D में कोई फर्क दिखाई दे रहा है, कोई बताइए, समझ में आया ना। इसमें देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वेक्टर E की दिशा है, और यहां पर dA देखा जाए तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा है। परिमाण और दिशा दोनों साथ साथ दिखा रहा। ये अभी क्लियर हो गया होगा। फिगर में इतना आप डिनोट करिए, फिर फार्मूला हम बढ़ाते हैं आगे। फार्मूले का डेरिवेशन है, ध्यान रखिएगा। दिशा सही से ही बनाएगा इसमें, अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर फिगर बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, बता दे रहे हैं। चूंकि क्षेत्रफल वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। बोलिए, समझ में आ गया, क्लियर। अब ध्यान दीजिए सब लोग, जब इसका परिमाण निकालते हैं तो नीचे अब लिखिएगा वैद्युत फ्लक्स का परिमाण, नीचे अब नोट करिए, वैद्युत फ्लक्स का परिमाण फाई ई से डिनोट करेंगे। फाई ई बराबर इंटीग्रेशन में लगाएगा और ई रहेगा यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और डॉट होगा dA, क्षेत्रफल वेक्टर। देखिए हम बताए थे यहां पर दोनों सदिश है, अगर दोनों सदिशों का गुणनफल यह अदिश है, अदिश प्राप्त होगा तो वह डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा। इंटीग्रेशन इसलिए लिए चूंकि dA क्षेत्रफल वेक्टर छोटा है
अगर पूरी एरिया लिखाना है तो हमने बता दिया कि यहां पर आप ए भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में, लेकिन यह खुले पृष्ठ के लिए रहेगा। बंद पृष्ठ के लिए जब रहेगा तो ही गोला कर देंगे। हमने बताया है कि सिंबल इसी तरह कर देंगे, सब लोग समझ में आ जाएगा इसी तरह। बोलिए कन्फर्म है ना? लिखिए, यहां नोट कर लीजिए इतना, परिमाण फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। नोट करिएगा। फिर यदि यह पृष्ठ बंद है, यदि यह पृष्ठ बंद है यदि यह पृष्ठ क्या है, बंद है, तो एक बार पुनः आप लोग फार्मूला वही लिखिएगा, ये लिखिएगा, बस यहां पर जो है क्या कर देना है, गोला कर देना, बस इतना अंतर करना। आप लोग एक बार पुनः लिखिएगा इसको, हम तो यहां लिखा था इसलिए हमने लिख दिया। ध्यान दीजिएगा कब क्या सिंबल बदलेगा, कब क्या सिंबल बदलेगा। अब चलिए, हम बताए थे इसको तोड़ा जाएगा ए डॉट बी से। 11th में बताया गया वेक्टर में ए डॉट बी बराबर क्या, ए बी कॉस थीटा। बोलिए यही ना था, ए बी कॉस थीटा। तो देखिए इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर इस तरह करके, और यहां पर ए भी लिख सकते हैं, और यहां पर ई रहेगा ई डी ए, और क्या लग जाएगा, कॉस थीटा। यहां पर ए की जगह ई है और बी की जगह डी ए है, तो ए बी कॉस थीटा लिखा गया। नोट कर लीजिए इसको भी, ए बी कॉस थीटा। अब ध्यान देना आप लोगों को, यहां पर थीटा एक नया स्टेप थीटा आ गया, जिसको हम फिगर में नहीं दिखाए हैं। थीटा क्या है, तो आप यही बताइएगा, बड़ा सहज जवाब है कि डी ए यानी क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस दिशा में, उसके बीच का कोण यही थीटा रहेगा। कौन सा, यही देखिए थीटा है, फिगर में दिखा दीजिए, ये थीटा है। लिख दीजिएगा, जहां आगे बढ़ा दीजिएगा, जहां थीटा ई और डी ए के बीच का कोण है। बस इसी तरह आसानी के लिए समझ लीजिए, जहां थीटा ई और डी ए के बीच का कोण है। हो गया होगा, बोलिए। इसके बाद जब इसको और सिंपलीफाई करिएगा तो फाई ई बराबर हो जाएगा, यह इंटीग्रेशन तो डी ए के लिए केवल रहेगा। बोलिए, यही जो है छोटा सा क्षेत्रफल लिया गया है, तो ई को बाहर कर लीजिए, कास थीटा को भी बाहर करिएगा, और केवल इंटीग्रेशन किसके लिए रहेगा, डी ए के लिए रहेगा। तो डी ए का मतलब पूरा एरिया आ जाएगी, तो पूरी एरिया को ये हमने लिया है यह, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए को पहले लिख दे रहे ए, और क्या हो जाएगा, कास थीटा। तो यही देखिए परिमाण निकालने का सूत्र आ गया, फाई ई बराबर ई ए कास थीटा। नोट कर लीजिएगा इसको। अब चलिए ध्यान दीजिएगा हमारी बात, यहां फार्मूला आपको मिल गया कि फाई ई बराबर ई ए कास थीटा मिल गया। क्लियर हो गया ना? इसके बाद ध्यान दीजिएगा सब लोग कि यहां पर परिमाण इसी फार्मूले से निकाला जाएगा। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसका मात्रक न्यूटन अरे बताइए, ई बराबर एफ अपान क्यू जीरो आया था ना, बोले शुरुआत में यही आया था ना, ई बराबर एफ अपान क्यू जीरो। तो ये क्यों नहीं बता रहे इससे,
कि न्यूटन प्रति कूलाम, बताइए मात्रक नहीं आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम रहेगा। अभी देखिए यूनिट निकाली जाएगी, अभी जवाब नहीं आएगा। अगर आप नहीं तैयार रखेंगे तो नहीं आ पाएगा, बता दे रहे हैं। तो चलिए देखिए, यहां पर हमने कहा कि ए जो है क्षेत्रफल रहेगा। क्षेत्रफल आप जानते हैं वर्ग मीटर में लिखा जाएगा, और थीटा जो है यहां पर कोण रहेगा। इस कोण के बारे में हमको लेकर चलना है कि जब आप यह तल जो है लंबवत रखेंगे वैद्युत क्षेत्र के, तब क्या आएगा थीटा। आपको हम दिखा रहे हैं, फिगर 2 बनाएंगे, 2 स्टेप जो कि कंपटीशन लेवल पर होता है कि थीटा का मान चेंज करके कैसे इसका मान प्राप्त करते हैं, मैक्सिमम और न्यूनतम। मैक्सिमम में जान लीजिए अधिक मान आएगा, और न्यूनतम में इसका मान 0 हो जाएगा। अभी देखिएगा आप लोग खुद और बताइएगा जवाब। देखिए हम फिगर इसको मिटा रहे हैं, सब लोग तो इसको बना लिए होंगे। फिगर हम मिटा करके इसको समझा रहे हैं। देखिए 2 कंडीशन इसकी रहेगी। पहला लिखिएगा, पहला नंबर लिखिए उसमें नीचे। पहला नंबर रहेगा जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, एकदम लंबवत रहेगा, लंबवत हो। अब देखिए लंबवत की बात हम समझा रहे हैं। यह मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, बस एक लाइन दिखा रहे हैं अब समझाने के लिए। वैसे वैद्युत क्षेत्र की तो कई लाइनें होती हैं, लेकिन एक हम दिखा रहे हैं, यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, और इस पर कह रहा है कोई तल लंबवत रहेगा। लंबवत का मतलब है कि देखिए कोई तल इस तरह, अगर कोई यह तल है तो इसी तरह रख दिया जाएगा, तभी लंबवत रहेगा। रखिए ही यह तल जो है, ध्यान रखिएगा, यह हमने तल एक लिया जो कि इसके लंबवत रखा है। इसको मानकर चलिएगा कि हम इस तरह रखे हैं। तो बताइए इसका क्षेत्रफल वेक्टर किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में जाएगा? इसी दिशा में जाएगा। बोलिए DA की भी दिशा यही होगी, DA की दिशा, और यह E की दिशा है। देखिए जब लंबवत रखेंगे तो उस समय बताइए E और DA के बीच में कोई कोण बन रहा है? नहीं बन रहा है। यानी कितने अंश का कोण बन रहा है? 0 डिग्री का कोण बन रहा है। बोलिए लंबवत तो हमने पिछली एक्सरसाइज में बताया होगा, बल्कि लंबवत रहेगा तो 90 बनेगा। बोलिए बताएं कि नहीं? पैरेलल रहेगा तो 0 बनेगा। लेकिन इस केस में देखा जाए, आपको हमने इसीलिए दिखाया है कि जब लंबवत रखिएगा तो चूंकि E और DA की दिशा एक ही हो जाएगी, फिगर से देखिए, और जब एक ही हो जाएगी तो उस समय बताइए वैद्युत फ्लक्स जब निकालिएगा, क्या फार्मूला लगाइए, फाई E बराबर जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? E और A आएगा, और क्या आएगा यहां पर, बल्कि A लिख दीजिए, बल्कि DA रहने दीजिए, अब तो फार्मूला निकल चुका है इसलिए A लिखा जाएगा। या अगर DA लिखना है तो यहां DA लिखना पड़ेगा, बता दे रहे हैं। तो EA और काश बताइए कितना डिग्री? 0 ना, काश 0। यहां लिख दीजिए लंबवत हो, अर्थात थीटा बराबर क्या रहेगा? 0 डिग्री। और 0 रहेगा तो काश 0 का मान बोलिए 1 होता है ना, तो आएगा EA आएगा, और EA आएगा तो इस समय यह मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वैद्युत फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू आएगी EA, जब थीटा क्या रहेगा? 0 रहेगा। थीटा कब 0 रहेगा? जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है। सावधान रहिएगा इसके बारे में कि लंबवत है तो सब में मत चलिएगा ये कि 90 अंश 90 अंश सब में रहेगा। अरे जहां जैसी कंडीशन रहेगी उसी तरह इसको लगाना पड़ेगा, जैसा कि हम फिगर में दिखा दिए। आ जाएगा? तो यह फिगर भी बनाएगा आप, और इसके अलावा यह नोट भी कर लीजिए सब लोग। फिगर भी छोटा सा बना लीजिएगा साइड में। तो कन्फर्म हो गए होंगे सब लोग। अब चलिए दूसरी कंडीशन पर हम लोग चलते हैं। क्या? समांतर। इन 2 कंडीशन है, लंबवत होगा या तो समांतर होगा या किसी एंगल पर होगा तो थीटा का मान वहां लिखा जाएगा। चलिए दूसरा नंबर यहीं पर करते हैं। दूसरा नंबर क्या लिखेंगे बोलिए, साथ साथ लिखिए आप लोग भी। जब पृष्ठ
दूसरा नंबर रहेगा जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, और समांतर होगा तो देखिए फिगर इस तरह बनेगा। यह देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की लाइन है, और समांतर करेंगे तो इस तरह देखिए, समांतर का मतलब इस तरह देखिए हो जाएगा। यह पृष्ठ इस तरह बताइए समांतर हो गया कि नहीं, और समांतर आएगा तो इसका मतलब है कि यह तल पहले हम जो इस तरह लेते थे अब तल इस तरह ले लेना। तो बताइए इसका क्षेत्रफल वेक्टर किस दिशा में जाएगा, ऊपर की तरफ की नहीं? तो क्षेत्रफल वेक्टर देखिए ऊपर की तरफ लंबवत जाएगा, वेक्टर ए यह होगा। तो बताइए अब इसके बीच में आप देख रहे हैं कोण कितने का बन रहा है, 90 बन रहा है तो नहीं, तो समांतर हो तो अर्थात थीटा बराबर क्या रहेगा 90। तो बताइए फाई ई बराबर जब निकालेंगे, अतः यहां लिखेंगे, अतः फाई ई बराबर ई ए काश 90 का मान 0 ना, तो पूरा देखिए वैद्युत फ्लक्स इसका क्या आएगा, शून्य आएगा। यह मिनिमम वैल्यू रहेगी, मिनिमम यानी कम से कम वैल्यू यह है। नोट कर लीजिएगा, फिगर भी बना लीजिएगा और एकदम क्लियर समझिएगा। किसमें से? हाँ, वैद्युत बल रेखाएं गुजर नहीं रही हैं तभी तो वैद्युत फ्लक्स शून्य आया। बोलिए, हमने लिखवाया परिभाषा, ध्यान समझिए। गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो यहां कहां वैद्युत फ्लक्स आ रहा है, क्या परेशान है? बोलिए, आ रहा हो तो बताइए। आप देख भी रहे, गुजर भी नहीं रही है और आया भी नहीं, तो क्या चाहिए? अब कंफ्यूज अब होना नहीं है, इसीलिए हम तो क्लियर करते जा रहे हैं एक चीज से। और यहां पर जब तक अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ लेंगे तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर बताइए हम क्षेत्रफल वेक्टर नहीं पढ़ाए होते तो कैसे समझा पाते? इसलिए रफ पर हमने समझाया, सिलेबस में नहीं था इसलिए हमने नहीं लिखवाया, लेकिन समझा दिया। हमको समझाना था इसलिए हमने समझाया। अब भी कोई परेशानी हो किसी को बताइए। परिभाषा याद रखना है, याद हो गई? अरे बताइए, कोई काल्पनिक, एक बात समझिएगा, काल्पनिक पृष्ठ इसलिए लिया गया, हमने कहा अगर कोई वैसा पृष्ठ देंगे तो बल रेखाएं उससे गुजरेंगे ही नहीं। एक कल्पना किया है पृष्ठ की जिससे बल रेखाएं होकर गुजरेंगी, इसीलिए काल्पनिक पृष्ठ बार बार देगा ना। अब चलिए इसमें क्या करना है कि फाई ई की यूनिट यानी मात्रक, फाई ई का मात्रक इसी से निकाल लीजिए। थीटा का कोई मात्रक तो रहेगा नहीं। फाई ई बराबर ई ए से अगर निकाला जाए तो बताइए ई का मात्रक क्या आएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। बोलिए, और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो बताइए क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम मात्रक आ जाएगा। बीमा चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, क्या निकाल लेंगे, बीमा निकाल सकते हैं। चलिए दोनों निकाल लीजिए, आप निकाल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। क्या लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, पहले वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बराबर, सीधा लिखिएगा जैसे हम बोल रहे हैं, न्यूटन प्रति कूलाम और इंटू या गुणे मीटर स्क्वायर, तो इसको बोला जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसी तरह लिख दीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। हाँ देखिए, ठीक है, निकाले हैं तो मिलान कर लीजिएगा। देखिए हम भी साथ में कर रहे हैं, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। फाई ई की बीमा चलते हैं, फाई ई की बीमा चलिएगा तो बीमा में देखिए न्यूटन प्रति कूलाम है। देखिए मात्रक पहले ध्यान देना है, न्यूटन प्रति कूलाम नीचे है और मीटर स्क्वायर है। तो न्यूटन को आप दिखाते हैं क्या, m/L/T-2 n है, और कूलाम की जगह हमने बताया एम्पियर सेकंड, बार बार हमने नाम लिया है। तो एम्पियर सेकंड का मतलब ए और क्या, टी, और यहां पर यल स्क्वायर आएगा कि नहीं, मीटर स्क्वायर, यल स्क्वायर हुआ। तो बोलिए क्या आ जाएगा, बोलिए मिला करके, m/L/3 t की पावर -3 ना, ये देखिए 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा, और a की पावर -1, यही देखिए इसकी क्या आ जाएगी, बीमा आ जाएगी। नोट कर लीजिएगा, ये ऑप्शनल क्वेश्चन में मिलता है।
नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। a की पावर -1 का मतलब बटे में है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब ऊपर है, तो अंतर हो जाएगा, एकदम गलत रहेगा। क्लियर हो गए सब लोग? चलिए फिर एक हेडिंग हमने पढ़ लिया है। क्या हेडिंग बताए थे इस लेसन में रहेगी? 4। क्या हेडिंग रहेगी? एक हमने बता दिया। दूसरा अब आ गए गॉस की प्रमेय, गॉस थियरम हेडिंग डालिएगा, गॉस थियरम, गॉस की प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स में इतना जानकारी रखिएगा, वैसे इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, लेकिन गॉस की प्रमेय भी बता लेने दीजिए, तो दोनों पर आधारित न्यूमेरिकल हम बता देंगे। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। गॉस थियरम, ध्यान दीजिएगा, गॉस थियरम में भी एक बंद पृष्ठ की कल्पना की गई है, जिसको कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या कहा जाता है? गॉसियन पृष्ठ। और यह जो गॉस की प्रमेय है, वह गॉसियन पृष्ठ से जो प्राप्त वैद्युत फ्लक्स रहेगा फाई ई, बताइए अगर आप बंद पृष्ठ है कोई, तो अगर उसको वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, किस क्षेत्र में? वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तो बताइए उससे बल रेखाएं गुजरेंगे कि नहीं? गुजरेंगी। तो उन्होंने कहा कि जो गॉसियन पृष्ठ से बल रेखाएं गुजरेंगी, अर्थात जो वैद्युत फ्लक्स आएगा, वह उस पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है। उसका क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है। ε0 आप जान रहे हैं निर्वात की वैद्युतशीलता है, जिसका मान पिछले लेसन में निकाल चुके हैं। वही मान यहां पर रखा जाएगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। मात्रक आप लोग देखिएगा। बोलिए क्लियर है ना? जब एक बार आता है तो जरूर उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको देख लिया जाता है, मात्रक एक बार देख लिया जाता है। इसी तरह धीरे धीरे करके याद हो जाएगा आप लोगों को। उसको मत करिएगा बस एक बार झांक ले, कापी में पीछे झांक लिए, आ गया, हाँ तो आ तो रहा था, इसी तरह आप लोग बोलते हैं आ तो रहा था, अच्छा है, लेकिन जब वही एग्जाम में आ जाता है तो रुक जाती है पेन। हम लोग देखे, जब भी हम लोग भी पढ़े हैं, हम लोगों ने देखा कि जिस भी क्वेश्चन को हम लोगों ने दोहराया नहीं या उसको छोड़ते गए कि बड़ा आसान है तो आ जाएगा एग्जाम में, वही जो है जब क्वेश्चन आ जाता है तो पेन रुक जाती है, 2 लाइन के बाद पेन रुक जाती है, इसके बाद क्या होगा। अगर वही रिवाइज किया रहता तो यह पेन रुकती नहीं, चलती ही रहती, और अंत में छूट भी गया है। लेकिन आप लोग ऐसी गलती दोहराइएगा मत, जरूर रिवाइज किया जाता। अगर आपको गॉस की प्रमेय याद हो गई तो एक बार लिख कर देखिए, लिख लीजिए, उसके बाद जो कॉपी में नोट्स बनाए हैं या बुक से बनाए हैं, देखिए हमारा सही हो रहा है कि नहीं। अगर आप बताइए, कोई बोल दिया कि ε0 गुना होता, 1/ε0 नहीं बोलेगा, ε0 गुना होता है, तो उसका क्या सही रहेगा? क्या लगता तो है सही है, वह भी तो बोल रहा है ε0, लेकिन हमें 1/ε0 बताए हैं भाई, ये ध्यान रखिएगा। यही देखिए अंतर होता है। जो आप कहते हैं अरे हम तो ε0 बोलनी, इसी तरह कहते हैं, लेकिन वास्तव में आपने 1/ε0 नहीं बोला, गलत हो जाएगा। बताइए, जहां बटा था वहां गुणा होने जा रहा है। जहां यहां हमारा फार्मूला फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू आएगा, और आपके बताने के हिसाब से आएगा फाई ई बराबर ε0 गुणे क्यू आएगा। तो बताइए दोनों में अंतर नहीं लग रहा क्या? अब तो अंतर समझ जाइए, ये अंतर लग रहा है, इस वजह से यह सब सावधानी रखनी पड़ेगी। अब देखिए, कल तो निकाला गया था, हम ही हमेशा बताएंगे, अब जो भी रहेगा बस ज्यादा, चूंकि देखिए एक बात हम समझते हैं कि ज्यादा किसी चीज को रिवाइज किया जाएगा तो अब पढ़ाने में भी अच्छा नहीं लगेगा, अब भूल भी जाता है, इसलिए ज्यादा नहीं हम उसके बारे में वर्णन करेंगे। चलिए देखिए,
लिखवाया भी गया है, समझाया भी गया है जब आया है तो देखिए ध्यान दीजिए, हमने कहा कि यह जो गॉस की प्रमेय है, तो किसी बंद पृष्ठ यानी किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है और इस पृष्ठ से संबंधित जो वैद्युत फ्लक्स है उसके बीच क्या बताता है? संबंध बताता है। क्या बताता है? संबंध बताता है। तो लिखिएगा, चलिए इसमें एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना की जाती है। इसमें एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना की जाती है जिसे गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। गॉस की प्रमेय उस पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स, ब्रैकेट में फाई ई लिख दीजिएगा, फाई ई, तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, ब्रैकेट में स्मॉल क्यू में संबंध बताता है। में संबंध बताता है। बोले किसमें संबंध आता है? फाई ई और क्यू में संबंध आता है। ध्यान दीजिएगा, क्या संबंध बताता है? अब इसकी प्रमेय क्या है? प्रकथन जिसको बोलते हैं। क्या प्रमेय है कहने का मतलब? तो यहां पर बताया गया कि किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स है वह उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही प्रमेय है। लिखवा दिया जाए, लिखिएगा, इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई कामा लगाएगा, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, स्मॉल क्यू लिखिएगा, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश स्मॉल क्यू का 1/ε0 का 1/ε0 गुना होता है। यानी किसका? क्यू का। और क्या आता है? फाई ई आता है। ये देखिए प्रकथन है, ये देखिए हम लिख दिए कि जो फाई ई रहेगा वह जो आवेश रहेगा उस पृष्ठ से परिबद्ध उसका 1/ε0 गुना होता। अब बताइए, आप तो समझ गए होंगे इससे क्या आएगा? फाई ई बराबर आ जाएगा 1/ε0, पहले लिख देते हैं, गुणा होता है इसका मतलब, इंटू क्या लिख देते हैं? क्यू। यही देखिए प्रमेय है। इसी तरह फार्मूला इसका आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग, चाहे जैसे आप समझेंगे, हर तरीका हमने बता दिया। एक बटा ε0 गुना। अब ध्यान दीजिए, इसमें देखिए
यह तो प्रमेय खुद इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए है ही। आता है गॉस की प्रमेय लिखिए, तो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन अगर आया तो प्रश्न प्रमेय लिखना है। कभी कभी आता है इसको सत्यापित कीजिए, तो सत्यापित हम कराएंगे, इसको प्रूफ भी करेंगे कैसे आया। लेकिन उसके पहले कुछ इसमें कंडीशन है। जो हमने एक बंद पृष्ठ की कल्पना की है, जैसे यह बंद पृष्ठ है एक, इसमें आवेश जो Q कहा है, हो सकता है सब मिलाकर आवेश हो या किसी एक बिंदु पर हो केंद्रित Q आवेश, इसके अंदर या कहीं पर भी आवेश Q हो सकता है। अब अगर कोई कहे क्या कि आपका बंद पृष्ठ गोलाकार है या घनाकार है या घनाभ के आकार का है, बताइए सब बंद पृष्ठ है ना, गोलाकार रहेगा तो बताइए गोला, फुटबॉल वगैरह हमने बताया है, तो वह देखिए एक बंद पृष्ठ की कल्पना की जा सकती है। घनाकार हो सकता है, जैसे बॉक्स वगैरह होता है, चाक का डब्बा आपका घनाकार है, बंद रहना चाहिए। तो यहां पर देखिए बंद पृष्ठ में जो आवेश है कहीं पर भी हो सकता है। फाई ई का मान जो है इसके कहां पर है या जो आवेश कहां पर है इस पर निर्भर नहीं करेगा, आवेश बस रहना चाहिए। अगर हम कहें कि आवेश पहले यहां था, यह गोलाकार मान लीजिए बंद पृष्ठ है, आवेश यहां था, आप केंद्र पर ला दिए, तो फाई प्रभावित होगा कि नहीं? तो फाई प्रभावित इससे नहीं होगा। आपका आवेश कहीं भी उस पृष्ठ के अंदर रहते रहे, फाई प्रभावित नहीं होगा। जो यहां पर मान आएगा Q रखने पर, वही यहां पर भी मान आएगा Q रखने पर। तो लिखिएगा, स्टार लगा दीजिएगा नीचे, आवेश Q पृष्ठ के अंदर या पृष्ठ पर, पृष्ठ के अंदर या पृष्ठ पर कहीं भी हो सकता है। इससे फाई ई प्रभावित नहीं होता है, इससे फाई ई प्रभावित नहीं होता है। जो आप लोगों को कल न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम बताए थे, इससे संबंधित बताए थे कि नहीं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताए थे, उसमें इसका जवाब पूछा था कि यदि आवेश केंद्र पर नहीं है तब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो बताइए, आवेश चाहे केंद्र पर रहे चाहे कई जगह रहे, उससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो वैद्युत फ्लक्स मान आएगा वह कहीं भी आवेश रखा जाए वही मान हर जगह प्राप्त होगा। कहने का मतलब यही आ जाएगा। बोलिए, समझ में आ गया ना कि इसका बंद पृष्ठ की हमने बताया एक कल्पना की गई है। इसके अंतर्गत आवेश Q कहीं पर भी हो सकता है, यहां पर रखने पर जो फाई ई आएगा यहां पर भी रखने पर वही आएगा। चूंकि यहां पर बताए दूरी का कोई सवाल तो है नहीं। एक बार एप्सिलॉन 0 का मान लिख दीजिएगा, एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कूलाम स्क्वायर पहले रहेगा सर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, अपोजिट रहेगा, देख लीजिए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, मात्रक लिखिएगा। अब याद रहना चाहिए, चूंकि देखिए एप्सिलॉन 0 का मान तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसकी यूनिट और बीमा रहेगी वह बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर के लिए ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाता है। बोलिए, समझ में तो आ गया होगा। अब चलिए, अब इसको सत्यापित करना है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा प्रूफ के लिए, प्रूफ या सत्यापन हेडिंग डाल लीजिए। कैसे इसको सत्यापित करेंगे? हमने देखिए कल आपसे बात किया है
कि दो पूरक मात्रक होते हैं, दो पूरक भौतिक राशियां हैं और उनके दो पूरक मात्रक हैं। याद हुआ है? क्या क्या नाम है भौतिक राशियों का? नहीं नहीं, जो पूछते वही जवाब दीजिए ना। हम पूछ रहे हैं उन भौतिक राशियों का नाम बताइए। कोण और घन कोण। बोलिए, कोण और क्या? घन कोण। कोण का मात्रक क्या रहेगा? रेडियन। पाई रेडियन बराबर कितना रहेगा? 180 अंक। इन है। और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। घन कोण कब बनेगा? जब बताइए क्या रहेगा? गोला रहेगा या बंद पृष्ठ रहेगा पूरा, तो उसके लिए जो केंद्र पर कोण बनेगा वही घन कोण दिखाया जाता है, जिसको डी ओमेगा से दिखाया गया। डी ओमेगा बराबर क्या बताया गया था? याद है? डी ए अपान आर स्क्वायर। बोलिए, घन कोण को जब आपको हम बताए तो यही बताए थे, डी ओमेगा बराबर आएगा डी ए अपान क्या? आर स्क्वायर। यहां पर डी ए अगर मान लीजिए आपका हमने बताया गोलाकार रहेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है गोले का। तो यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर जब रखिएगा तो आर स्क्वायर से कट जाएगा, तो जो घन कोण का मान आता है वह क्या आता है? 4 पाई स्टेरेडियन आएगा। ये तो समझ गए सब लोग? तो पहले इसके बारे में लिख लेना है थोड़ा सा। प्रूफ में तो ऐसे नहीं लिखना चाहिए, लेकिन लिख लीजिएगा। नीचे लिखिएगा, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। स्टार लगाकर बल्कि लिखिएगा, यह प्रूफ में सम्मिलित नहीं रहेगा, लेकिन इसकी आवश्यकता है इसलिए लिखवाया जा रहा। क्या लिखें? घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। किसी ठोस गोले द्वारा, किसी ठोस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी ठोस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर द्वारा बना केंद्र पर घन कोण, बना केंद्र पर घन कोण 4 पाई स्टेरेडियन। सही है ना? 4 पाई स्टेरेडियन आता है। 4 पाई स्टेरेडियन आता है। हो जाएगा? कितना आता है? 4 पाई स्टेरेडियन आता है। तो चलिए देखिए, यहां तक अभी रुक रहे हैं हम, चूंकि इसका जब प्रूफ बताया जाएगा तो थोड़ा समझाना पड़ेगा। पहले उसको समझा दिया जा रहा है, उसके बाद तब इसका प्रूफ अगले वीडियो में या अगले दिन कराया जाएगा। आज इतना ही रहेगा। धन्यवाद।